Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Morning, sir. Good morning. So today we are going to start our revision series for your first term board exams 2021. Okay, which are going to be held in November 2021, in the mid of November 2021. So we have exactly, I can say 1 month, right? एक महीना पूरा है, एक महीना और कुछ दिन, ठीक है? So we will limit our revision series to the maximum possible shortest way we can do, है ना, जितना छोटा हो सके, बिकॉज अगर डिटेल में करने लग गए तो डिटेल में कुछ भी एक चैप्टर भी नहीं कर पाएंगे, है ना। यू कैन इमेजिन कि कितना आपका लार्ज विशाल कोर्स है ना। तो किस तरीके से अपन रिवीजन करेंगे, वी विल टेक अप नोट्स, जो हमने नोट्स लिखे हुए हैं उन नोट्स को एक बार रीड आउट करना शुरू करेंगे। अब देखो नोट्स भी इसके कितने 45 पेजेस के, है ना। पहला चैप्टर जो छोटा चैप्टर है उसके नोट्स ही 45 पेजेस के हैं, तो जो बड़ा चैप्टर है उनके कितने होंगे। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे इनको नोट्स को एक एक बार सबको रीड आउट करते हुए, और आपने भी नोट्स की नोटबुक सामने रखनी है। आप भी उसमें से रेफरेंस, आपके पास नोट्स की नोटबुक है सबके पास, तो आपको भी नोट्स की नोटबुक सामने रखनी है, उसमें से रेफरेंस लेते हुए चलना है। बीच में आपको कोई क्वेरी है आप पूछेंगे और मैं भी कुछ पूछ सकता हूँ, एंड वी विल ट्राई टू टेक सम एग्जांपल्स आल्सो, कि बीच बीच में कुछ कुछ एग्जांपल्स लिए जाएं, उससे कनेक्ट किया जाए इन चीजों को जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं है, क्या करेंगे अपन, एक दिन नोट्स को रिवाइज करेंगे, उसमें क्वेरीज करेंगे। सपोज करो बड़ा चैप्टर है तो एक दिन में से 2 दिन में हो जाएगा या 3 दिन में भी हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको टाइम दूंगा उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 1 से 2 दिन एक एक चैप्टर। उसके बाद फिर आप टेस्ट दोगे, फिर टेस्ट का एनालिसिस होगा। तो इट इज द वे, ये कैसे हम ये 1 महीना निकालने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक है, एनी डाउट्स, या इससे कोई बेटर सजेशन अगर आप में से कोई देना चाहे तो वो भी दे सकते हो, कि कैसे अपने को रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए, अगर कोई सजेशन हो। वैसे हम हर साल तो टेस्ट लेके ही करते थे, पर बिकॉज इस बार आपने कहा कि नहीं सर एक बार हमको नोट्स भी रिवाइज करने हैं, तो पहली बार ये इस तरीके का रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई सजेशन हो तो आप बता सकते। शुरू करें, बोलो, या एनी अदर टाइप ऑफ रिवीजन सीरीज यू वांट टू स्टार्ट, बोलो। सर इस चैप्टर में 1.2 तक ही आएगा बस, बाकी एक्सरसाइजेस कट गई। तो आप केवल जो आ रहा है वही रिवाइज करना चाह रहे हैं? अच्छा, यस सर। ओके, तो 1.2 मींस रिलेशंस एंड फंक्शंस, राइट, है ना। रिलेशंस चैप्टर एक्सरसाइज 1 है शायद रिलेशंस, एंड एक्सरसाइज 2 है आपकी फंक्शंस, दैट्स इट। थर्ड एंड फोर्थ एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज में तो वो था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, है ना, कंबाइंड फंक्शंस वाला कंपोजिट फंक्शंस, और फोर्थ एक्सरसाइज आपका बाइनरी ऑपरेशंस था, तो वो दोनों चीजें आप नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस के नोट्स फिर तो आज के आज ही कर लेंगे अपन, है ना, आज के आज ही कर लेंगे। फिर तो आप कल का टाइम ले लो चाहे तो, और परसों टेस्ट दे दो। रिलेशंस 1.1 एंड 1.2 में तो कितना टाइम लगेगा, सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे, आज के दिन में एक एक्सरसाइज सॉल्व करो, कल के दिन में दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व करो, परसों आके टेस्ट दे लेते हैं, राइट। बोलिए। 1.3 एंड 1.4 ऑमिट बताया रहे, और भी देख लेना बच्चों थोड़ा सा अच्छे से, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो रिलेशंस एंड फंक्शंस, सबसे पहले रिकॉल करते हैं कि रिलेशन और फंक्शन है क्या। रिलेशन और फंक्शन रिकॉल करने से पहले ये रिकॉल करना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या, और कार्टेशियन प्रोडक्ट रिकॉल करने से पहले ये रिकॉल करना पड़ेगा सेट क्या होता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा क्विक रिवीजन करवाते हैं कि सेट क्या होता है। हमने सीखा था सेट क्लास 11th में। सेट क्या होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, याद है सबको, इट इज ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना। डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जो चेंज नहीं होने चाहिए। मैं राजा से पूछूं तो भी वो उस सेट में उन्हीं मेंबर्स को रखे, मैं प्रियांशी से पूछूं तो भी वही रखे। ऐसा नहीं है कि पर्सन टू पर्सन एलिमेंट चेंज हो रहे हैं तो वो सेट नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सपोज करो मैंने कहा नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर का सेट राजा भी यही कहेगा 1 2 3 4 5 6, प्रियांशी भी यही कहेगी, तनिषा भी यही, सब लोग यही कहेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। सवाल जवाब करते रहेंगे बेटा। अब रिवीजन क्लास में आपको आपका एक
हाथ तो उस पर रखना ही है। वैसे तो आप कल से तो ऑफलाइन आ ही रहे हो, पर आज भी आपको एक हाथ अपने माइक वाले बटन पे रखना ही है। सवाल जवाब यस नो, हाँ सर नो सर, ये चलता रहेगा अब, है ना, बिकॉज मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं अब आपसे एक्चुअली पूछ रहा हूँ कि आपको क्या क्या आता है ना। तो समझ में आया नेचुरल नंबर का सेट? ओके। लेकिन अगर सपोज करो मैंने कहा कि तेरे 10 या 5 फेवरेट एक्टर्स का नाम बताओ, तो वो पर्सन टू पर्सन उसमें एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। हो सकता है कि राजा कहेगा शाहिद कपूर, सलमान खान, शाहरुख खान, इस तरीके से। और सपोज करो मैंने तनीषा से पूछा, तो तनीषा हो सकती है कि शाहरुख खान को टॉप पे रखे, या फिर शाहरुख खान को उसमें रखे ही ना, उस सेट में रखे ही ना, कि उसको और कोई एक्टर पसंद है। तो इस तरीके से पर्सन टू पर्सन अगर एलिमेंट चेंज हो जाए तो वो सेट नहीं है। सेट क्या है? जो पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में मैं जाके किसी बंदे से पूछता हूँ कि तेरे 5 फेवरेट एक्टर्स बताओ, तो उसके तो कुछ अलग ही नाम होंगे, उसके लिस्ट में तो शाहरुख सलमान आएगा ही नहीं। तो पर्सन टू पर्सन भी नहीं बदलना चाहिए, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम भी नहीं बदलना चाहिए। आज से 40 साल पहले मैं अगर किसी आदमी से पूछूं फेवरेट एक्टर्स का नाम बताओ, तो उस टाइम तो शाहरुख सलमान पैदा ही नहीं हुए थे ना, मतलब इंडस्ट्री में आए नहीं थे, पैदा भी हो गए। तो उस टाइम के एक्टर्स का नाम बताएगा वो, तो टाइम टू टाइम भी बदल गया। तो उस हिसाब से सेट क्या है? जिसके एलिमेंट्स क्या हो, पर्सन टू पर्सन ना बदलें, प्लेस टू प्लेस ना बदलें, एंड टाइम टू टाइम ना बदलें। ये था हमारा सेट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट क्या है, तो आपने जवाब दे दिया कि सर नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मैंने कहा कि एक काम करो, इंटीजर्स का सेट बताओ। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन सब जानते हो, है ना, कंप्लीट नंबर्स। तो उसमें नेगेटिव एंड जीरो भी शामिल हो जाएंगे, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। अब फिर मैंने कहा कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करो। मैंने क्या कहा? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करो। तो आप क्या करोगे? पहले 1 से -3, फिर 1 से -2, फिर 1 से -1, फिर 1 से 0, फिर 1 से 1, फिर 1 से 2, फिर 1 से 3, फिर 2 से -3, 2 से 2, 2 से -1, 2 से, इस तरीके से सो ऑन भी हम लोग मूव करेंगे। तो ये तो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। हर एक एलिमेंट पहले सेट का और दूसरे सेट का एक ऑर्डर्ड पेयर बनाए। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब पहला एलिमेंट पहले सेट से हो, ऑर्डर्ड मतलब सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर से ले लिया फिर इधर से ले लिया, ऑर्डर में होना चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करता हुआ होना चाहिए, है ना। तो अब ये तो बड़ा सेट ले लिया अपन, छोटा सेट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया सेट ए, सेट ए बी सी, और सेट बी ले लिया मैंने 1 2 3, 1 2 3। मैंने कहा इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट करो। तो आप क्या कहोगे? सर ए क्रॉस बी, यानी कि ए से बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी एक सेट होगा, वो भी एक सेट होगा, लेकिन इस सेट में एलिमेंट्स नहीं होंगे, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स नहीं होंगे। भाई ए में तो सिंगल एलिमेंट है, ए में कौन कौन से सिंगल एलिमेंट्स है? ए कॉमा बी कॉमा सी, और बी में भी सिंगल एलिमेंट्स है, कौन कौन से? 1 2 3। बट ए क्रॉस बी में सिंगल एलिमेंट्स नहीं होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, क्योंकि ये क्रॉस है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। और ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे होंगे? A1 A2 A3, कॉमा से सेपरेटेड होंगे, A1 A2, आगे बोलो A3, फिर B1 B2 B3 B1 B2 और B3, फिर लास्ट में C1 C2 एंड C3, C1 C2 एंड C3। तो ये फिर लास्ट में कर्ली ब्रेसेस इसको बंद कर देंगे। तो ये तो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर को छांट के या चुन के, या हो सकता है सारे के सारे छांट के या चुन के एक स्पेसिफिक रिलेशन स्थापित किया गया इन ऑर्डर्ड पेयर के पहले और दूसरे एलिमेंट में। अभी इस समय कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं है, A1 से भी ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, A2 से भी बना रहा है, A3 से भी बना रहा है, कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं है ना, सारे सबके साथ बना रहे हैं। बट मैंने एक रिलेशन लिख दिया फ्रॉम A टू बी, फ्रॉम A टू बी। किस तरीके से लिखा? मैंने ऐसे लिखा कि भैया दो एलिमेंट्स है, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट कि ये देखो ए तो वहां पे भी यूज हुआ है, तो एक्स वाई ले लो, क्योंकि हम सेम लेटर्स यूज नहीं कर सकते, एक्स कॉमा वाई। सच दैट, अब मैंने देखो क्या लिखा, मैंने लिखा कि y यानी कि जो दूसरा एलिमेंट है इज द सीरियल नंबर, इज द, या सीरियल नंबर ना लिख के
सीरियल नंबर ही लिख लो, अभी समझा दूंगा क्या है। कुछ भी रिलेशन दे सकते हैं। वाई इज द सीरियल नंबर ऑफ एक्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी अल्फाबेट में जो सीरियल नंबर होता है ना, जैसे ए का सीरियल नंबर 1 है, पहले नंबर पे आता है ए, बी किस नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, सी तीसरे पे, तो ये इनके सीरियल नंबर्स हैं या ऑर्डर है, एक तरीके से सीक्वेंस है, कुछ भी मान लो, इन द इंग्लिश अल्फाबेट। मैंने कहा कि ये मैंने रिलेशन स्थापित कर दिया है पहले और दूसरे एलिमेंट में, तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ एक ऑर्डर्ड पेयर छट के आ जाएंगे। कौन कौन से छट के आएंगे बताओ? इसका आंसर मैं कहाँ लिखूं? स्पेस थोड़ी सी कमी है, यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, इसका आंसर कैसे लिखूंगा? तो इस रिलेशन में कौन से ऑर्डर पेयर छट के आएंगे? वाई मतलब दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का सीरियल नंबर है, तो मुझे बताओ कि 1 किसका सीरियल नंबर है? केवल ए का ही तो है भाई। इंग्लिश अल्फाबेट में पहले नंबर पे तो ए ही आता है ना, तो A,1 इसमें से सेलेक्ट हुआ, A,2 और A,3 सेलेक्ट नहीं होगा। फिर सेकंड सीरियल किसका रहता है? बी का रहता है, तो B,2 उसमें से सेलेक्ट हुआ, और फिर बी के साथ ना तो 1 सेलेक्ट हुआ ना 3 सेलेक्ट हुआ, और फिर C,3 सेलेक्ट होगा। यस यस ये एक स्पेसिफिक रिलेशन के तहत, हटा देता हूं मैं, ये एक स्पेसिफिक रिलेशन के तहत कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ एक एलिमेंट्स को छांट के एक रिलेशन बनाया गया। तो रिलेशन की पहली डेफिनेशन यही थी कि रिलेशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का के इक्वल भी हो सकता है सारे सेलेक्ट हो जाते, हो सकता था ना कि सारे सेलेक्ट हो जाते हैं, या फिर उसका सबसेट है, या फिर उसका क्या है? सबसेट है, उससे छोटा सेट है, उससे बना हुआ सेट है। इस तरीके से कि पहले और दूसरे एलिमेंट के जो ऑर्डर्ड पेयर के पहले और दूसरे एलिमेंट है वो एक स्पेसिफिक रिलेशन के तहत बंधे हुए हैं। जैसे इसमें किस रिलेशन के तहत बंधे हुए हैं कि y इज द सीरियल नंबर ऑफ x इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब वो कुछ भी इस तरीके से आपको रिलेशन क्रिएट करवा सकता है। समझ में आया बेटा रिलेशन क्या होता है? यस सर। ठीक है, अब डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी? Let us read out quickly. A relation from a set A to a set B is a set of ordered pairs A, B. Set A से set B में रिलेशन A, B टाइप के ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट है, जिसमें कि A यानी पहला एलिमेंट तो पहले सेट से बिलोंग करना चाहिए, एंड B दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करना चाहिए, एंड दे सेटिस्फाई ए गिवन स्पेसिफिक कनेक्शन बिटवीन ए एंड बी। और वो ए और बी यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में एक स्पेसिफिक कनेक्शन को सेटिस्फाई करेंगे सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर। ऐसा नहीं एक या दो, उस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे के सारे वो एक स्पेसिफिक कनेक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि क्या कनेक्शन है। समझ आया? चले आगे। यस सर। ठीक है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू। अब रिलेशन भी एक सेट है, रिलेशन इज अ सेट। एक चीज हमेशा याद रखना कि रिलेशन क्या है? एक सेट है। तो वो सेट या तो बराबर होगा या सबसेट होगा किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का या तो वो इक्वल होगा, एग्जैक्टली इक्वल कब होगा? जब अभी जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 ऑर्डर्ड पेयर्स थे, रिलेशन में 3 ही आए, तो इस केस में तो वो क्या हो गया? उसका सबसेट हो गया। लेकिन कुछ स्पेसिफिक रिलेशन ऐसा आ गया कि सारे के सारे सेलेक्ट हो गए, तो या तो एग्जैक्टली इक्वल होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से, या फिर उससे थोड़ा सा छोटा हो सकता है, उससे बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझाई, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। कोई डाउट यहां तक? बोलो। नो सर। नो। अब इसको मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट फॉर्म, मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा गया, तो क्या लिखा गया कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या फिर इक्वल टू ए क्रॉस बी। वही सेम चीज है जो ऊपर मैंने लाइन लिखी है, इसी का ही मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट है। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है? एनी डाउट टिल नाउ? बोलो बोलो बोलो। एनी डाउट? नो। ओके। नो सर। हाँ, अब ए कोमा भी जो ऑर्डर्ड पेयर होता है बेटा, जो भी सेलेक्ट हुआ, जैसे अभी अभी कौन से रिलेशन आर में, रिलेशन वाले सेट को हम जनरली आर लेटर से डिनोट कराते हैं, तो 2 से 3 रिलेशन अगर हो जाए तो R1 R2 R3 इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। ठीक है ना। तो क्या लिखा मैंने? जो रिलेशन है बेटा, अभी जैसे कौन कौन से सेलेक्ट हुए थे? A,1, B,2, C,3। तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर में एक इमेज होगी और एक प्री इमेज होगी। जो दूसरा एलिमेंट है यानी जो बी है, वो पहले की क्या कहलाता है? इमेज कहलाता है। यानी इसमें 1 किसकी इमेज है? ए की, 2 किसकी इमेज है? बी की, और 3 किसकी इमेज है? सी की। ठीक है ना। और A1 की प्री इमेज है,
B2 की प्री इमेज है और C3 की प्री इमेज, यानी दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट की इमेज कहलाएगी हर एक ऑर्डर पेयर में, और पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की क्या कहलाएगी, प्री इमेज कहलाएगी, प्री इमेज। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ये तो था रिलेशंस की डेफिनेशन। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, सबसे पहले सेट आया, सेट से क्या बना, एक अगर मैं इसका फ्लो चार्ट बना दूं, सबसे पहले हमने सेट सीखा, सेट को आपस में कंबाइन करके उनका प्रोडक्ट करवा के क्या बना, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में स्पेसिफिक रिलेशन डिफाइन करने के बाद उसका सबसेट निकल के आया और क्या बना, रिलेशन बना, ठीक है। और रिलेशन के बाद फिर क्या बना, फंक्शन, राइट, ठीक है। अब फंक्शन क्या है साहब, जैसे रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है या इसके बराबर है, वैसे फंक्शन रिलेशन का कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट है या फिर उसके बराबर भी हो सकता है। हो सकता है सारे एलिमेंट्स रिलेशन के भी छट के आ जाएं, या फिर हो सकता है ना भी छट के आए, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी क्लियर हो जाएगा। देखो सपोज करो मैंने एक सेट लिया ए और उसमें एलिमेंट्स रखता हूं मैं 4 9 16, कोई डाउट, 4 9 16, ठीक है। और एक और रख लो 4 9 16 17, 4 एलिमेंट्स रखता हूं, और बी सेट में मैं कुछ एलिमेंट्स रखता हूं -2 2 -3 3 -4, ठीक है। अब ए से बी मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है कि इसमें ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सच दैट ए का रूट करते हैं तो बी आता है, ए का रूट करते हैं तो क्या आता है बेटा, और वो फॉर्मेलिटी वाला एक स्टेटमेंट और लिखना पड़ता है कि ए पहले सेट से है और बी दूसरे सेट से। ये तो फॉर्मेलिटी है तो लिखनी पड़ेगी लास्ट में कि ए जो है पहले सेट से बिलोंग करेगा इस वाले से और बी दूसरे। चलो ठीक है, ये रिलेशन डिफाइन कर दिया हमने। तो मुझे बताओ ये तो है ए, कौन कौन से एलिमेंट से बोलो, 4 9 16 7, ये है बी। इसमें कौन कौन से एलिमेंट से बोलना, -2 2 -2 -3 3 -4। -3 अब सुनिए, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कौन सा सेट आएगा, 4 से -2, 4 से 2, 4 से -3, 4 से 3, 4 से -4 एंड 4 से 4, ठीक है। फिर 9 से -2, 9 से 2, 9 से 3, 9 से 3, 9 से -4, इस तरीके से, ठीक है। ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। माइक ऑन रह गया है प्लीज ऑफ कर। हाँ, अब इस रिलेशन के तहत बताओ कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट होंगे, कोई बता सकता है? रूट ए बी है तो 4 का रूट क्या होता है, -2 और 2 भी होता है। 9 का रूट क्या होता है, 3 and -3 भी होता है। 16 का क्या होता है, -4 और भी होता है। और 17 का जो भी होता है वो इधर मौजूद ही नहीं है, तो 17 की कोई इमेज बनी ही नहीं, क्योंकि सेट ए से ही लेना है मुझे पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट सेट बी से ही लेना है, तो इसीलिए 17 की कोई भी इमेज यहाँ पे नहीं बन पाई। तो मुझे बताओ, मैं लिख देता हूँ ऑर्डर पेयर 4, -2, 4, 2, 9, -3, 9, 3, आगे बोलो 16, -4 और 16, 4, दैट्स इट। यस सर। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है और ये इसकी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म को, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे,
कि एक रिलेशन के तहत ये तो सेट बिल्डर फॉर्म बनी एंड देन फिर ये क्या बनी हमारी रोस्टर फॉर्म बनी। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, मैं कहूंगा कि ये तो रिलेशन तो हो गया और ये रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, बट अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है? क्या ये रिलेशन फंक्शन है? बोलो, कौन बता सकता है, किसको नॉलेज है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है? बताओ। नो सर। नो, वाई? क्यों नहीं है ये फंक्शन? सर बिकॉज हर इमेज की एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। हर प्री इमेज की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, प्लस एक चीज और है, इस पॉइंट के खातिर तो वो नहीं है, मान ली बात, बट एक पॉइंट और है, चलो वो भी बताओ। यस सर। बताओ। सर सारी प्री इमेज का कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए। सारी प्री इमेज ऑक्यूपाई होनी चाहिए, 17 का तो कुछ बना ही नहीं, तो 17 अनऑक्यूपाइड रह गया ना, तो ये दो कारणों की वजह से ये फंक्शन नहीं। तो फंक्शन की दो ही स्पेसिफिक बातें, ध्यान से सुनना, दो ही स्पेसिफिक बातें। पहली स्पेसिफिक बात कि हर प्री इमेज से एक यूनिक इमेज बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर कभी तो -2 बन रही है, कभी 2 बन रही है। मतलब फंक्शन इज ए मशीन, मैंने आपको पहले भी समझाया, फंक्शन इज ए मशीन। यहां से प्री इमेज डाली, वहां से इमेज निकली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैं संडे को डाल रहा हूं तो कुछ और इमेज निकल रही है, मंडे को डाल रहा हूं तो कुछ और इमेज। मशीन तो हमेशा एक ही प्रोडक्ट निकालेगी भाई, यहाँ से आम डालोगे तो आम का ही जूस निकालेगी, ऐसा थोड़ा ना कि आज संतरे का जूस निकाल लिया, तो फिर वो मशीन थोड़ा ना हुई, वो फंक्शन थोड़ी ना हुआ, वो फंक्शन नहीं हुआ। तो मैं अगर 4 डाल रहा हूं तो 2 ही निकले, √2 नहीं निकले। 9 डाल रहा हूं, सॉरी मैं 4 डाल रहा हूं तो 2 ही निकले, -2 ना निकले। तो एक ही इमेज निकलनी चाहिए, तब जाके वो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। प्लस ऐसा नहीं है कि मैं कुछ डाल रहा हूँ उसका कुछ निकला ही नहीं, मैंने यहाँ से गन्ना डाला और गन्ने को मशीन ही खा गई, अंदर जूस ही नहीं निकाला उसने, उधर से प्रोडक्ट ही नहीं निकला, तो दैट इज ऑल्सो नॉट ए मशीन, नॉट ए वैलिड मशीन, तो उसको भी फंक्शन नहीं कहेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है ये रिलेशन का एग्जाम्पल हो सकता है, बट फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। अब इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करें, -2 हटा दूं बी में से, इसमें से 3 हटा दो, एक एक एलिमेंट हटा दो और -4 हटा दो, और यहाँ से 17 हटा दो, यहाँ से 17 हटा दो। अब 4 की इमेज जो है क्या बनेगी? केवल 2 ही बनेगी, क्योंकि -2 तो वहाँ अवेलेबल ही नहीं है। 9 की जो इमेज है वो क्या बनेगी? -3 बनेगी, क्योंकि 3 तो वहाँ अवेलेबल ही नहीं है। और 16 की जो इमेज है वो 4 बनेगी, -4 तो वहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, और 17 यहाँ पे है ही नहीं। तो देखो ध्यान से, हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाई हो रहा है और हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है। समझ में आया? समझ में आया सबको? सो अब ये एक फंक्शन की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहा है। अब मैं कह सकता हूं कि जो ये आपने रिलेशन दिया है, यस इट इज ए फंक्शन, यस इट इज ए फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। सुनो ध्यान से, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर हैं, पर किसी भी दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हो रहा है, किसी भी दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर का, डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, और पहले सेट का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाई होना चाहिए। दो बातें फुलफिल करो, वो रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। अगर दोनों में से एक भी ब्रेक हुई तो वो रिलेशन का रिलेशन ही रहेगा, वो फंक्शन नहीं बन पाएगा। क्लियर है सभी को? रिप्लाई करो। यस ठीक है, यस सर। देखते हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था। Now a relation becomes a function when, relation function कब बनता है? when for all a belongs to a, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स हमने लिए, एक भी मिस नहीं हुआ, यानी एक भी अनऑक्यूपाइड नहीं रहा। There does not lie more than one image of a in the set B, सेट बी में एक ही एक से ज्यादा इमेज ना हो, और ऐसा हर एक ए के लिए हो, यानी एक भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे लिखते हैं अपन, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए फंक्शन, अगर ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर किसी फंक्शन सेट से बिलोंग करेगा, तो अपन उसको इस फॉर्म में लिखने की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए बराबर बी। पहले एलिमेंट पे फंक्शन लगाया, मतलब वही यहाँ से आम डाला, वहां से आम का जूस निकला, ये आम का जूस निकल गया,
समझ में आई बात? क्लियर है? अपन उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज रिलेशन में नहीं लिख सकते। कल को रिलेशन है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते आर ऑफ ए बराबर बी, नहीं, उसको तो अपने को या तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है या रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है। ये केवल फंक्शन को ही लिखने का एक तरीका है जो अलाउ किया गया है। यहाँ तक कोई डाउट? बोले यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। इन ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, देखो अगर कोई फंक्शन ए से लेके बी पर है, ठीक है, अच्छा रिलेशन के लिए भी ये चीज अप्लाई होती है। रिलेशन या फंक्शन अगर कोई ए टू बी है तो जो सेट ए है, जो सेट ए है, नहीं फंक्शन के लिए नहीं कह सकते, सुनो ध्यान से, इसको भी एग्जांपल लेके देना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, अभी जैसे जो मैंने रिलेशन बनाया था, क्या था, कौन कौन से एलिमेंट्स थे, 4, 9, 16 और 17। यहाँ पे क्या क्या थे बताना जरा, यहाँ पे क्या क्या थे, -2, 2, 2, -3, -3, -4 -4, और एक और मैं जोड़ देता हूँ 5, एक और जोड़ देता हूँ फिर। ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से बने थे, 4, -, और 4, आगे बोलो 9, आगे बोलो -9, 3, आगे बोलो 16, -4, आगे बोलो 16, 4। दैट्स इट, ऑर्डर्ड पेयर बने थे। yes sir. ठीक है, ये करली ब्रेसेस में पैक कर दो बिकॉज इट इज आल्सो सेट। तो ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट छांट लो। पहले पहले एलिमेंट कौन से हैं, 4, 4, 9, 9, 16, 16। ये जो पहले पहले एलिमेंट छांटे उसको कहेंगे डोमेन ऑफ रिलेशन आर। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। कौन कौन से एलिमेंट छठे पहले पहले छांटो, 4, 9 और आगे बोलो 16, ठीक है। और दूसरे दूसरे छांटो, वो रहेगी इसकी रेंज, वो बनेगी इसकी रेंज। रेंज ऑफ आर क्या हो गया, दूसरे दूसरे छांटे तो कौन कौन से एलिमेंट्स है, -2, -2, 2, -3, -3, 3, 4। -4, 4, तो मैं ये कह सकता हूं कि प्री इमेजों की अगर एक सेट बना दी जाए तो वो तो डोमेन है, और इमेजों की एक सेट बना दी जाए तो वो कोड वो रेंज है। अब कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, अगर रिलेशन ए टू बी था, अगर रिलेशन ए टू बी था तो पूरा का पूरा सेट बी क्या है, मेरा कोडोमेन बनेगा। पूरा का पूरा सेट क्या बनेगा, मेरा कोडोमेन बनेगा। यहां तो कोई डाउट किसी को भी? आंसर, हाँ बताओ। सर जो अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, उसका कोई फॉर्मूला होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, जितने एलिमेंट्स यहाँ हैं, जितने एलिमेंट्स यहाँ हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि सब सबके साथ बनाएंगे। भाई 4 जो है यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट करें सपोज करो अपन, तो 4 -2 से, 2 से, 3 से, 3 से, कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 4 7 के साथ बनाएगा, फिर 9 भी 7 के साथ बनाएगा, फिर 16 भी 7 के साथ बनाएंगे, और 17 भी 7 के साथ बनाएंगे। तो 4 × 7 यानी कि 28 ऑर्डर पेयर बनेगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लो बस, ए और बी, ठीक है ना, ये सब 11th में सीखा था अपन ने। ठीक है, हाँ अभी ये चीज समझ में आई कि जो कोडोमेन है वो तो पूरा का पूरा सेट भी है, क्योंकि डिफरेंट कंफ्यूजन रेंज और कोडोमेन में ही होता है कि रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। तो कोडोमेन में क्या बताया मैंने कि पूरा का पूरा सेट आएगा बी, और रेंज क्या होती है, रेंज केवल सेकंड एलिमेंट जो आंसर निकला है, 5 तो छूट गया ना, 5 तो किसी का आंसर निकला ही नहीं, तो 5 रेंज में नहीं जाएगा, 5 कोडोमेन में जाएगा। क्लियर है सबको यहां तक? यस सर। अब सुनो अगली बात, अब फंक्शन में क्या होता है मुझे बताओ। फंक्शन में यहाँ पे तो कुछ छूटना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पे तो कुछ छूटना ही, जैसे इसमें तो छूट गया ना 17, लेकिन फंक्शन में तो यहाँ से कोई छूटना चाहिए था क्या, बताओ? नहीं छूटना चाहिए था। तो मान लो मैंने 17 वो हटा दिया, अब ये फंक्शन बन गया। अभी भी खैर फंक्शन नहीं बना क्योंकि दो इमेज बन रही है। चलो सपोज करो मैं एक इमेज हटा देता हूँ, ये हटा दी, ये हटा दी, ये हटा दी, ठीक है। अब 4 की इमेज बोलो 2, 9 की 3 और 16 की 4 और 5। अच्छा वहां पे छूट सकता है, बी सेट में छूट सकता है, ए सेट में नहीं छूटना चाहिए। समझ में आई ना बात? बी सेट में छूट सकता है, वो भी फंक्शन की डेफिनेशन को क्वालिफाई करेगा। मैंने कभी भी नहीं कहा कि बी सेट में कुछ ना छूटे।
वो भी फंक्शन की डेफिनेशन को क्वालिफाई करेगा, बट ए सेट में नहीं छूटना चाहिए। तो 17 भी हटा दिया। अब ये फंक्शन है ना, अब ये एक फंक्शन है। सुनना ध्यान से, मैंने कहा अगर f एक फंक्शन है a टू b और इसकी डोमेन को डोमेन बताओ, इसकी डोमेन को डोमेन बताओ। आप कहोगे सर फंक्शन क्या है वो तो बताओ, ऑर्डर्ड पेयर क्या है वो तो बताओ, क्योंकि डोमेन तो क्या होता है, पहले पहले सेट के एलिमेंट्स होते हैं, और को डोमेन जिसमें जा रहा हूं। चलो को डोमेन तो फिक्स हो गया, बी होगा, क्योंकि जिस सेट में जा रहा है वो पूरा का पूरा सेट को डोमेन होता है, फिक्स हो गया ना। पर डोमेन के लिए कम से कम ये तो बताओ भाई, ऑर्डर्ड पेयर कैसे लेने हैं, क्या रिलेशन है, क्या फंक्शन है, कुछ तो बताओ। मैं कहूंगा नहीं बताऊंगा, फिर भी आप बता सकते हो कि डोमेन क्या है, ए सेट है। बताओ क्यों भाई, कोडोमेन बी तो चलो फिक्स था, लेकिन डोमेन ए फिक्स है यहाँ पे बिना कुछ बताए, बताओ क्यों। सर क्योंकि एक भी एलिमेंट छूटेगा ना, फंक्शन है तो। अगर फंक्शन है तो वैसे भी एक भी एलिमेंट नहीं छूटेगा ना ए में। जब एक भी एलिमेंट नहीं छूटेगा तो ए के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई होंगे, तो पूरा का पूरा ए सेट ही डोमेन होगा, पहला पहला एलिमेंट कहीं ना कहीं नजर आएगा। समझ में आई बात। तो फंक्शन बोलते ही अगर वो ए टू बी है, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूं वो डोमेन टू को डोमेन है। क्या बोल रहा हूं मैं इनडायरेक्टली, डोमेन टू को डोमेन। ए टू बी बोलते ही क्लियर है कि ए तो डोमेन, बी को डोमेन। हाँ, रेंज क्लियर नहीं हो सकती जब तक फंक्शन की डेफिनेशन ना गिवन हो, क्योंकि रेंज में हमको क्या पता है कि रूट बी करना है, बी का स्क्वायर करना है, बी का क्यूब करना है। क्योंकि रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज में कौन कौन आ रहा है, 2 3 4, 5 नहीं आ रहा है ना, क्योंकि 5 किसी की इमेज बनी नहीं। इस फंक्शन की भी अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या क्या होंगे इसमें, बोलो। 2 3 4। तो ये कहां से पता चला, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, रूट करना है। क्या करना है, रूट ए बराबर बी करना है, तभी तो ये रेंज क्लियर हो पाई। ठीक है, तो जब तक फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर ना हो तब तक रेंज क्लियर नहीं हो सकती, बट डोमेन और को डोमेन क्लियर रहता है, चाहे से डेफिनेशन गिवन हो चाहे से ना गिवन। ये चीज समझ में आई सबको, बोलिए। यस। ठीक है, तो ये केवल फंक्शन में ही होता है कि डोमेन को डोमेन क्लियर होता है। रिलेशन में को डोमेन तो क्लियर है, को डोमेन तो हर जगह ही क्लियर है। को डोमेन तो पूरा अगला सेट है, लेकिन डोमेन भी क्लियर नहीं है उसमें, और रेंज तो वैसे भी क्लियर नहीं होती। क्लियर है सबको, ठीक है ना। तो हम कहां पढ़ रहे थे, इन ए फंक्शन एफ ए टू बी, सेट ए तो क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ एफ, और सेट बी क्या कहलाएगा, को डोमेन ऑफ। बोलते ही मैंने कुछ बताया नहीं अभी आगे, लेकिन ए सेट ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा, अगर वो फंक्शन है तो, अगर वो फंक्शन है तो क्या कहलाएगा, डोमेन, और बी क्या कहलाएगा, को डोमेन। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट। और रेंज क्या कहलाएगी, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इमेजेस ऑफ ए इज कॉल्ड द रेंज ऑफ बी। उस ए नाम के एलिमेंट, जो ए नाम के एलिमेंट्स हैं सेट ए में, उसकी कितनी इमेजेस हो सकती है, उन इमेजेस का सेट बना दिया जाए, पॉसिबल इमेजेस का सेट बना दिया जाए, वो क्या हो जाएगी, मेरी रेंज हो जाएगी। तो वो आपको बताना पड़ेगा फंक्शन क्या है, तब जाके हम कर पाएंगे। और ये तो सदाबहार एक चीज है जो सब जानते हैं कि रेंज या तो कोडोमेन के एग्जैक्टली इक्वल आती है या फिर उसके सबसेट के रूप में आती है। ये क्लास 11th में भी हमने सीखा होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोलिए, बोलो। नो। ओके, जब अपन कह रहे हैं कि सेट रिलेशन या फंक्शन कुछ भी अगर अपन कह रहे हैं ए टू बी, या फिर सपोज करो मैं कह रहा हूं एक्स टू वाई, तो ए से बी में जाना है और एक्स से वाई में जाना है। पर कई बार ऐसे भी कहा जाता है ए टू ए से ए में ही जाना है, यानी कि पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट भी ए से ही लेना है और ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट भी ए से ही लेना है, कोई दूसरा सेट नहीं है हमारे पास। तो इस तरह के जो रिलेशंस या फंक्शंस होते हैं, रिलेशंस भी हो सकते हैं ऐसे और फंक्शंस भी हो सकते हैं, इस तरह के रिलेशंस या फंक्शंस को हम ऑन ए लिख के डिनोट कराते हैं, ऑन ए। ए पर मतलब पहला पेयर भी, पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट भी ए से लो और दूसरा भी ए से, तो यही लिखा हुआ है, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज सेड टू बी ए रिलेशन इन ए या ऑन ए, दोनों लिख सकते हो। इन ए या ऑन ए दोनों लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे इन ए लिखा हुआ होगा लेकिन आप ऑन ए भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत यहां तक, बोलिए कोई दिक्कत।
इट इज ए स्पेसिफिक स्पेशल नाउन। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत बोलना जरा। नो सर। अब अभी तक जो मैंने आपको बताया या आपने सुना वो केवल और केवल क्लास 11th का रिवीजन था। क्या था? क्लास 11th का रिवीजन। आपकी जो इस साल पहली चीज आएगी एक्सरसाइज 1.1, उसमें है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस के प्रकार। ठीक है ना, 1 सेकेंड। आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके, हाँ, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस तो आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा क्या होता है ना, और कुछ 3 तरह के रिलेशंस हैं और 3 तरह के फिर फंक्शंस भी हैं जो हमको इस क्लास में बहुत अच्छे से सीखना है। देखो, पहली चीज है एम्प्टी रिलेशन। मैंने रिलेशन ही ऐसा बताया कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट ही नहीं हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो रिलेशन में एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आया, तो उस रिलेशन को क्या कहेंगे? एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन। जैसे कि a relation R in a set A is said to be empty if no element of A is related to any element of। अब in A कह रहा हूं ना, in A मतलब A से A में ही जा रहा हूं, लेकिन उस रिलेशन में A का कोई भी एलिमेंट रिलेट ही नहीं हो पाया, मतलब एक भी ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट ही नहीं हो पाया। ठीक है, दैट इज R इज इक्वल्स टू फाई। अच्छा, A क्रॉस A का फाई भी सबसेट होता है, याद रखना, क्योंकि फाई जो नल सेट होता है हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो अभी भी देखो ध्यान से, रिलेशन जो है A क्रॉस A का सबसेट निकल के आ रहा है, चाहे से वो फाई है, एम्प्टी है, पर फिर भी वो A क्रॉस A का सबसेट रहेगा। इसका कोई एग्जांपल लें एम्प्टी रिलेशन का। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो रिलेशन है ये A to B भी हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एम्प्टी रिलेशन A टू एनी सेट हो सकता है, बट बिकॉज इस क्लास में, मतलब इस चैप्टर में और पर्टिकुलरली क्लास 12th में आपके देखो प्रियांशी, आप क्या पूछ रहे थे कि A टू A ही होगा, A टू B भी होगा, तो A टू B भी हो सकता है एम्प्टी रिलेशन, ऐसी बात नहीं है। बट इस क्लास में आपके जनरली अभी टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो चल रहे हैं, जो मेनली अभी चलने वाले हैं आगे रिलेशंस, है ना, वो जैसे अपन पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, या जो भी पढ़ेंगे वो एक सेट से एक सेट में ही है, इसीलिए शुरू से उसको उसी तरीके से मोल्ड किया गया है कि अब आपका ध्यान एक सेट से एक सेट में ही लगे, A टू B ना लगे, A से A में ही लगे, है ना। तो एम्प्टी रिलेशन जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा 3 4 5 और मैंने लिखा कि रूट A बराबर B, करीब करीब मैं वही रिलेशन ले रहा हूं हर एक एग्जांपल में ताकि समझ में आए आपको, है ना। A टू B, मुझे बताओ 4 का रूट उधर मौजूद है क्या? ये 4 भी मत लिखो, 16 का तो मौजूद हो गया ना, अब 3 और 5 लिख दिया हमने। 4 का रूट वहां मौजूद है क्या? नहीं है, 6 लिख दो उसकी जगह ना। 16 का मौजूद है क्या रूट? नहीं है। 9 का रूट मौजूद है क्या वहां पे? नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा, रिलेशन R में सर एक भी ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट नहीं हुआ। सर 9 9 का है। अच्छा है क्या? तो फिर इसको भी चेंज करो, एग्जाम्पल था एक तरीके से, 7 ले लो। अब 1 का भी नहीं है ना, तो इस रिलेशन में एक भी ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, नो तो सर। इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? एम्प्टी रिलेशन। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो सबका सबसे बना देंगे वापस। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करने की बात है तो हम उसमें तो कुछ रिलेशन देखते ही नहीं है ना, सबका सबसे फिर से हम बना देंगे। तो एम्प्टी रिलेशन इज अगेन ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस। यहां तक कोई डाउट किसी को? एम्प्टी रिलेशन बोलो तनीषा, एनी डाउट? नो सर। ओके, सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन एम्प्टी का जस्ट उल्टा है, आप गेस करो क्या होगा? जस्ट उल्टा है, एम्प्टी का जस्ट उल्टा है। फिर मैं दिखाता हूँ क्या है। इसमें पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाए। पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया, वहां तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं हुआ, एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आया, और यहाँ पूरा का पूरा ही आ गया। जस्ट उल्टा हो गया ना, पूरा का पूरा ही आ गया। तो ऐसा रिलेशन जिसमें जो उसका आंसर है, a relation R in a set A is said to be a universal relation if each element of A is related to every element of A। हर एक एलिमेंट रिलेटेड है, हर एक एलिमेंट रिलेटेड है
तो देखो जो रिलेशन वाला सेट है वो A क्रॉस A वाले सेट से बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, रिलेटेड हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इजी सा। मैंने कहा A में एलिमेंट्स हैं, A में एलिमेंट्स हैं 1 2, B में एलिमेंट्स हैं 3 4। ठीक है, अब मुझे बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, A क्रॉस B क्या बनेगा, बोलना। 1, 3, 1,3 1, 4, 2, 3 और 2, 2,4 ये तो बना कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन बता रहा हूं मैं एक इनके बीच में। रिलेशन फ्रॉम A टू B है, A, B सच दैट A इज लेस देन B, और वही A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर यानी इसकी टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी, बोलो। A B से छोटा होना चाहिए, 1 3 से छोटा है तो 1, 3 भी सेलेक्ट हुआ, 1 4 से भी छोटा है तो 1, 4 भी सेलेक्ट हो गया, 2 3 से छोटा है तो 2, 3 भी सेलेक्ट हो गया, और 2 4 से छोटा है 2, 4। तो चेक करो रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम सेट बन रहे हैं, बोलो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बोलो भाई। यस सर। तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे ये रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। और इसी को उल्टा कर दूं, इसी को उल्टा कर दूं, A ग्रेटर देन B कर दूं, अब एक भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं होगा। अब एक भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं होगा तो अब ये क्या बन गया, एम्प्टी रिलेशन बन गया। क्लियर है सबको, बोलो 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 बच्चों, क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो दो तरह के रिलेशन हो गए, एम्प्टी रिलेशन एंड दूसरा कौन सा था, यूनिवर्सल रिलेशन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और जो तीनों को पूरा करते हैं उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, जो तीनों प्रॉपर्टीज को पूरा करे, रिफ्लेक्सिव को भी करें, सिमेट्रिक को भी करें और ट्रांजिटिव को। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, आपस में एक दूसरे से, खुद का खुद से। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे अपन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अपना ही रिफ्लेक्स दिखाई देता है अपने को, तो खुद का खुद से ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए। ठीक है ना, सिंपल देसी भाषा में मैं कहूँ, जैसे 1 का 1 से बनना चाहिए, 1, 1 भी होना चाहिए उसमें, 2, 2 भी होना चाहिए, 3, 3 भी, और बाकी हो तो हो, बाकी हो तो हो, जैसे 1, 2 भी है चलेगा, पर 1 का 1 से तो है ना, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से, और फिर 1 का भले 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, उनको इग्नोर करो, खुद का खुद से जिसमें मिल जाए सारे एलिमेंट्स के लिए, वो तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आया सबको? पढ़ते हैं। A relation R in a set A is said to be reflexive relation if for every A belongs to A, every A लिखा है मैंने, हर एक एलिमेंट जो कि A से बिलोंग करता है, there exists the element A, A in the relation. There exists the element, ना लिख के इसको ऑर्डर्ड पेयर लिख देते हैं, there exists the order pair, there exists the ordered pair A, A in the relation, in R लिख लो, है ना, in R, उस R नाम के रिलेशन में A, A टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स मिलने चाहिए और हर एक एलिमेंट के लिए मिलने चाहिए। समझ में आया? बोलो बोलो बच्चों, समझ यस आया? सर। ठीक है, समझ में आया ना? एग्जाम्पल दें कोई एग्जाम्पल। सपोज करो मैंने लिखा सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और रिलेशन आर जो है इन ए है, इन ए मतलब ए से ए है, डिफाइंड है A, B such that A is less than or equal to B और A, B दोनों बिलोंग टू सेट M। ठीक है, वैसे तो इन A लिख दिया तो ये बात लिखने की फिर जरूरत नहीं होती, इन A लिख दिया मतलब वही पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट इस A सेट से बिलोंग करेगा, लिखो तो ठीक, ना लिखो तो भी ठीक। बताना जरा कौन से एलिमेंट सेलेक्ट हुए, A B से बराबर भी चलेगा और A B से छोटा भी चलेगा, तो 1 को उठाया, 1 1 के बराबर है एक तो, और छोटा भी तो चलेगा, तो 1 2 से छोटा है, बोलो, और 1 3 से भी छोटा है। अब 2 की बात करते हैं, तो 2 2 के बराबर है एक तो,
और 2 3 से छोटा है। अब 3 को उठाते हैं तो 3 केवल 3 के बराबर है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर सिलेक्ट होंगे यहाँ पे। बोलो। यस सर। तो आप देखो 1 का 1 से बना, 2 का 2 से भी बना, और 3 का 3 से भी बना, और बाकी बनती रहेंगे। बाकी से मुझे मतलब नहीं है, रिफ्लेक्सिव की बात करें तो बाकियों से मतलब नहीं है। ये 3 तो बन रहे हैं, उधर 3 ही एलिमेंट्स थे, 1 2 3, तो तीनों का तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है ना, या नहीं बन रहा है? तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? ये रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया तो मैं क्या कर दूंगा, यस इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई डाउट बोलो। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव के बाद है सिमेट्रिक। बोलो बच्चों, कोई डाउट? एक्सक्यूज मी सर, हाँ, पर सर हमारे जैसे आएगा तो केवल फंक्शंस का ही ना रिफ्लेक्सिव प्रूव करने का, जो फंक्शन एक्सरसाइज में था। फंक्शंस नहीं होते, फंक्शंस का टाइप नहीं है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का टाइप है बेटा। फंक्शन का तो अलग चीजें हैं, 1 1 ऑन 2, सब्जेक्टिव इंजेक्टिव, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में अलग चीजें। ये टाइप्स ऑफ रिलेशन का पार्ट है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, या कौन सा है तीसरा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव। हाँ, तो वो फंक्शंस का टाइप ही नहीं है। आपकी पहली एक्सरसाइज तो रिलेशन की है ना, अच्छा यस सर। ठीक है ना? तो ये रिलेशन के टाइप्स है, फंक्शन के टाइप्स में रिलेशन के टाइप्स मिक्स मत करो, फंक्शन के टाइप्स अलग है, वहां पे 1 1 एंड ऑन 2 दो तरह के फंक्शन हम सीखेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद अब देखो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखा अपन ने, कि a कोमा ए उस रिलेशन R में होना चाहिए फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं 1 कोमा 1 और 2 कोमा 2 हो गया, 3 कोमा 3 नहीं मिला, तो 3 कोमा 3 नहीं मिला तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है राजा? सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक सुनो, सिमेट्रिक का सिंपल सा मीनिंग है अदला बदली, उल्टा फुल्टा, अदला बदली या फिर उल्टा फुल्टा। अगर 1 कोमा 2 है उसमें, अगर है तो फिर 2 कोमा 1 भी मिलना चाहिए, तब जाके वो सिमेट्रिक होगा। पर सुनो, अगर 1 कोमा 2 ही नहीं है तो फिर 2 कोमा 1 चेक भी मत करना, फिर भी सिमेट्रिक है। भाई सिमेट्रिक जहां पे जो चीज चेक नहीं हो पाई, जहां पे जो चीज चेक नहीं हो पाई तो फिर वो टेस्ट को पास कर दिया हुआ माना जाएगा। ठीक है ना? अभी जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम हुए ही नहीं तो पास होना सब? बोलो, किसी के बोर्ड के एग्जाम हुए ही नहीं ड्यू टू कोरोना, तो फिर वो पास है या नहीं है? कोई फेल हुआ क्या? यस सर। तो सेम टू सेम नो चीज है, सर। सिमेट्रिसिटी टेस्ट ही नहीं हो पाई, या कोई भी चीज चेक नहीं हो पाई इन तीनों में से। अब रिफ्लेक्सिविटी तो खैर चेक हो ही जाएगी है ना, पर सिमेट्रिसिटी मान लो चेक ही नहीं हो पाई तो भी वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। और आगे ट्रांजिटिविटी में भी यही बात है। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। अ रिलेशन इन अ सेट ए इज सेट टू बी, अ रिलेशन आर लिख देता हूं, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, रिलेशन R in a set A is said to be symmetric relation if, अब देखो कौन सी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है ये, क्या होना चाहिए उसमें, A to B सॉरी A कोमा B बिलोंग्स टू R, इंप्लाई करे मतलब इसका रिजल्ट निकल के आए कि B कोमा A B बिलोंग्स टू R है, फॉर एवरी A कोमा B बिलोंग्स टू A नहीं सॉरी R, फॉर एवरी A कोमा B बिलोंग्स टू R। भाई उस रिलेशन वाले सेट में जितने भी ए कोमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं, जितने भी हैं, उनका उल्टा बी कोमा ए बी उस रिलेशन वाले सेट में ऑर्डर्ड पेयर मिलना चाहिए। समझ में आया? बोलिए, समझ आया क्या? यस सर। जितने भी हैं उसका उल्टा मिलना चाहिए, ठीक है ना? अब फिर एक एग्जांपल लेंगे तीनों का एक साथ अपन, है ना? ठीक है, चलें ट्रांजिटिविटी पे, या इसका कोई एग्जांपल दें पहले? बोलो, ये एक साथ दे दें, एक समझ में आ गया ना? उल्टा ऑर्डर पेयर, एक एग्जांपल दें। ठीक है, एक एग्जांपल लो फिर। सपोज करो मैंने एक रिलेशन बनाया और उसमें मेरे पास ऑर्डर पेयर सेलेक्ट हुए 1 कोमा 1, 2 कोमा 2, 3 कोमा 3, 1 कोमा 2, 3 कोमा 2, 3 कोमा 2, बस दैट्स इट। अब मैंने पूछा कि ये
सिमेट्रिक है क्या? पहले तो बताओ ये रिफ्लेक्सिव है क्या? मान लो सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये पता करने के लिए ये पता होना चाहिए कि ए सेट क्या है, मतलब रिलेशन किस सेट से चल रहा है। केवल आप ये देख के थोड़ा ना कह दो कि रिफ्लेक्सिव है। मान लो वहां पे 4 भी हुआ तो 4,4 तो है ही नहीं यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ऑब्वियसली। सेट ए पे नजर डालेंगे, 3 एलिमेंट्स हैं तो तीनों का सब अपने खुद के साथ होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए तो सेट ए पे नजर होनी ही चाहिए। हाँ, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी के लिए सेट ए पे नजर ना भी हो और केवल नीचे से देख के बता सकते हैं ना। तो पहले तो बताओ रिफ्लेक्सिव है। यस सर। अब बात करते हैं सिमेट्रिसिटी। तो देखो 1,1 का उल्टा 1,1 होता है, एक एक पेयर को चेक करना है। 1,1 का उल्टा 1,1 होता है, खुद ही उल्टा होता है तो मौजूद है ना। 2,2 का भी है और 3,, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इनको बोलते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं इनको? डबलेट। जैसे 2,2 भी डबलेट है, 3,3 भी डबलेट है और 1,1 भी डबलेट। तो डबलेट्स में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, सिमेट्रिसिटी पास हो जाएगी। अब 1,2 है तो 1,2 का उल्टा क्या होता है? क्या मौजूद है क्या वहां पे? नहीं है ना। नो। एक भी ऑर्डर्ड पेयर में अगर वो चीज फेल हो गई तो यानी कि सिमेट्रिसिटी यहाँ पे फेल हो गई, सिमेट्रिक रिलेशन ये नहीं बनेगा। एक में भी फेल हो गई। चलो इसको थोड़ा सा पास कराने के लिए अपन 2,1 भी डाल देते हैं। देखें 2,1 भी डाल दिया। अब 1,2 का उल्टा मौजूद है ना 2,1, और 2,1 का भी उल्टा मौजूद है। जब 1,2 का उल्टा 2,1 है तो 2,1 का 1,2 होगा। अब 3,2, अब 3,2 का उल्टा है क्या? क्या होगा इसका उल्टा? नो। 2,3। वापस फेल हो गई, वापस फेल हो गई। अब इसको पास कराने के लिए कौन सा ऑर्डर पेयर और देना पड़ेगा इसको? 2,3 भी देना पड़ेगा। अब ये सिमेट्रिक है, इस समय ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो समझ में आ गया होगा सबको। हर एक ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना है। रिफ्लेक्सिविटी में तो हर एक एलिमेंट को चेक करना है, किसके? ए के हर एक एलिमेंट को चेक करना है। सिमेट्रिसिटी के लिए रिलेशन आर के हर एक ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना है कि उसका उल्टा मौजूद है या नहीं है। सबका मौजूद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने उधर लिखा है देखो, फॉर एवरी ए कोमा बी, फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग टू आर, हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन आर है उसका उल्टा मौजूद होना। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? चले नेक्स्ट, बोलिए। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है अ रिलेशन आर इन द सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। तो पहले सिंपल भाषा में समझाते हैं ट्रांजिटिविटी क्या है। ट्रांजिटिविटी ये कहती है, ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट करना, आगे से आगे चलते जाना ना। तो ये क्या कहता है कि अगर ए कोमा बी है रिलेशन आर में और बी कोमा सी भी है रिलेशन आर में, तो ए कोमा सी भी रिलेशन आर में मौजूद होना चाहिए। ये बात सेटिस्फाई हो रही है, देन इट इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज इट इज नॉट। समझ आया? समझ आया? अब सपोज करो ए कोमा बी तो है आर में और बी कोमा सी है ही नहीं आर में, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव। समझ में आई बात? भाई ए कोमा बी है, मतलब एक पेयर बी पे खत्म हो रहा है तो अगला पेयर बी पे शुरू होने वाला मिलना चाहिए, तब जाके ही ट्रांजिटिविटी चेक होगी। अगर है ही नहीं तो ट्रांजिटिविटी चेक नहीं हुई, चेक नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली पास हो गई। समझ में आया बेटा? बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। डेफिनेशन है a relation R in the set A is said to be transitive relation if A कोमा B belongs to R, साथ में B कोमा C belongs to R, ये दोनों चीजें तो गिवन हो और इसका रिलेशन क्या निकल के आए कि A कोमा C भी belongs to R है। फॉर एवरी A B C, नहीं ये गलत लिख दिया मैंने, फॉर एवरी A B C, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट्स A के लिए ऐसा हो। इसको चेंज करो, A कोमा C belongs to R फॉर एवरी, ऐसे लिखो, फॉर एवरी ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। भाई रिलेशन आर में इस तरह के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, इस तरह के का मतलब ये यहाँ पे खत्म हो तो यहाँ से शुरू हो,
वो अगर बी पे खत्म हो तो बी से शुरू होने वाला ऑर्डर्ड पेयर मिले। इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए ये बात हमेशा साबित होनी चाहिए, तब जाके वो ट्रांजिटिव कहलाए। क्लियर है? आप भी करेक्शन कर लेना अगर आपके नोट्स में अगर अपन ने ऐसा लिखा हुआ है गलती से। ठीक है जी, एनी डाउट्स? नो? एग्जाम्पल दूं उसका मैं? लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। और फिर लास्ट तो इक्विवेलेंस रिलेशन है ही सही। सर यहाँ पर आपने एबीसी को चेंज क्यों किया? देखो, अगर मैं लिख दूं कि ए कोमा बी कोमा सी सारे के सारे जो ए सेट से हैं, तो फिर ए कोमा बी कोमा सी के सबके सारे ऑर्डर्ड पेयर मिलने चाहिए। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ए कोमा बी भी मिलना चाहिए, बी कोमा सी भी मिलना चाहिए और ए कोमा सी भी मिलना चाहिए। लेकिन मैंने आपको अभी ट्रांजिटिविटी के लिए क्या बताया कि ए कोमा बी मिले और बी कोमा सी ना भी मिले तो फिर चेक ही नहीं हुई और वो ट्रांजिटिव हो जाएगा ना। तो ये बात तो गलत लिख दी ना फिर अपन ने। ये तो कह रहा है कि ए बी सी जितने भी सेट ए से हैं सबके लिए ए कोमा बी कोमा सी मिले और ए कोमा सी भी मिले। समझ में आ रहा है? सर इसका मतलब तो ये था ना कि एबीसी ए सेट में होने चाहिए। वो तो बेटा ऊपर ही लिख दिया ना अपन ने ऊपर क्या लिख दिया कि ए रिलेशन आर इन द सेट ए, वो बात वहीं खत्म हो गई। ऑब्वियसली एबीसी सेट में ए में है, उस चीज का मतलब कुछ और निकल के आ जाएगा अगर अपन लिखेंगे ना फॉर एवरी एबीसी बिलोंग्स टू आर। यानी कि ये जो चीजें अपन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ना वो सेट ए के हर एबीसी के लिए अप्लाई हो, हर एबीसी के लिए अप्लाई हो। दैट मींस ए कोमा बी हमेशा मिले और बी कोमा सी हमेशा मिले, बट दैट इज नॉट कंपलसरी ना कि ए कोमा बी भी हमेशा मिले और बी कोमा सी भी हमेशा मिले। यस सर। ठीक है ना? तो अपने को कंपलसरी क्या है? अपने को कंपलसरी ये है कि इस टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन आर में मिले उसके लिए ये साबित हो। इस टाइप का मतलब क्या है कि ए कोमा बी और बी कोमा सी, यानी कि बी से एंड हुआ तो बी से शुरू होना चाहिए। इस टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो आर में मिले उसके लिए वो बात साबित हो। ठीक है? यस सर। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। वही अभी जो अपन ने लिया था, फॉर एग्जांपल अपन ने लिया 1,1 2,2 3,3। सपोज करो मैंने ले लिया 1,2। मैंने क्या ले लिया बेटा? 1,2। अब देखो ये ऑर्डर्ड पेयर 1 पे खत्म हो रहा है और वो 1 से शुरू हो रहा है, तो ट्रांजिटिविटी यानी कि चेक हो सकती है ना। अब आपको क्या चेक करना है कि ये 1,2 है क्या? बिल्कुल है, ये खुद ही तो 1,2 है, ये खुद ही तो 1,2 है। तो यहां तक तो पास है, यहां तक तो पास है। ठीक है, अच्छा कुछ और ऑर्डर्ड पेयर रखता हूं। मैंने लिखा 2,3। अब ध्यान से देख, अब आप वो वाले ऑर्डर्ड पेयर चेक करो जो 2 से खत्म हो रहे हैं, क्योंकि ये 2 से शुरू हुआ है, ये 2 से शुरू हुआ है, तो 2 से खत्म होने वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर चेक करोगे। मैंने क्या कहा था? फॉर एवरी। तो पहले तो उसको चेक करो, ये 2 से खत्म 2 से शुरू, तो 2,3 मिलना चाहिए। ये खुद ही 2,3 है, मिल गया। लेकिन एक और है, अभी एक और है, एक और को चेक करना है। ये भी 2 से खत्म हो रहा है और ये 2 से शुरू हो रहा है, तो अब 1,3 भी मिलना चाहिए। है क्या इसमें 1,3? नहीं है, तो अभी ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसको 1,3 देना पड़ेगा तब जाके ये ट्रांजिटिव होगा। बोलो समझ आया? समझ आया गर्ल्स? यस सर। यस सर। सबको समझ में आ गया ना? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका एंड पॉइंट देखो, एंड पॉइंट मतलब उसकी प्री इमेजेस देखो, फिर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर छांटो जिसमें उसकी प्री इमेज है। अच्छा अगर मैं ये हटा दूं सब, अब बताओ ये ट्रांजिटिव है क्या? इज इट ए ट्रांजिटिव रिलेशन और नॉट? यस सर है। अभी भी ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1,1 2,2 3,3 1 से एंड होने वाला और कोई पेयर मिला ही नहीं, 2 से एंड होने वाला दूसरा कोई पेयर मिला ही नहीं, 3 से एंड होने वाला दूसरा कोई पेयर मिला ही नहीं। तो जब पेयर ही नहीं मिला तो टेस्ट ही नहीं हो पाया, और टेस्ट जब नहीं होता है तो सारे के सारे पास। तो ये अब ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। यस इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है ना सभी को? ठीक है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? जो तीनों को फुलफिल करें, जो तीनों की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करें।
a relation R in a set A is said to be an equivalence relation if it satisfy all the above given conditions, that is reflexivity, symmetricity and transitivity. ठीक है, क्लियर है? सॉरी, हाँ, that is R is reflexive and R is symmetric and R is transitive. तीनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं. इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक एंड इट इज ट्रांजिटिव. एंड कब लगाते हैं? जब ये भी चाहिए ये भी चाहिए. इंटरसेक्शन के लिए एंड लगाते हैं ना, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तीनों चाहिए. तो फिर इंप्लाई क्या करोगे कि R क्या है? इक्विवेलेंट रिलेशन. क्लियर है यहां तक? तीनों को फुलफिल करे. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बाकी वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ध्यान से देखें तो. इक्विवेलेंस क्लास आई थी, इक्विवेलेंस क्लास. तो एक काम करते हैं, आज केवल रिलेशन 1.1 का कवर कर लेते हैं. ये लास्ट टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास. उसके बाद फिर फंक्शंस कल देखेंगे. तो कल का आपका होमवर्क ये रह जाएगा कि आप 1.1 के क्वेश्चन तैयार करके आओ. ठीक है, ऐसा कर लेते हैं. चलो, अपन ने रिलेशंस रिपीट कर लिए ना, तो फिर रिलेशंस के क्वेश्चंस कल करके आओ. कल पहले रिलेशंस के क्वेश्चंस ले लेते हैं. ठीक है, बोलो गर्ल्स, विल दैट बी फाइन? कि कल अपन 1.1 ले लेते हैं. तो आपको रेडी करके आनी है. मैं क्वेश्चंस नहीं करवाने वाला हूँ, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा उल्टा आपसे कि बताओ इसका कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, या फिर आप पूछोगे. केवल सवाल जवाब होगा, पढ़ाना नहीं होगा. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? आपको सारी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और कोई ऑप्शन ही नहीं है. ऐसे मानो कि ये तो करना ही है, देयर इज नो अदर ऑप्शन. अभी कर लिया और डाउट्स पूछ लिए तो ठीक है, अब तीसरी बार कुछ नहीं होगा. जो हो रहा है अभी लास्ट टाइम हो रहा है. ठीक है ना? टाइम मिलता है नहीं मिलता है वो आपको मैनेज करना है. कोई भी एक्सक्यूज नहीं कहेगा कि सर टाइम नहीं मिलता. अब तो निकालना ही पड़ेगा, कैसे भी निकाल. ठीक है, चलो एक लास्ट टॉपिक आज का कवर करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास. पहले पढ़ लेते हैं एक बार और आप ग्रैब करो, आपको समझ आता है. द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स which are related to a given element of a set in which the given relation is defined is termed as the equivalence class of that given element. कुछ समझ आया? बताओ, जिसको जो भी समझ में आए. सर जैसे अगर किसी एलिमेंट कोई 1 है और उसकी प्री इमेजेस है 2-3, तो वो सारे प्री इमेजेस का जो सेट होगा वो इक्विवेलेंस क्लास होगा. वेरी गुड, वेरी गुड. बिल्कुल क्लियर और आसान भाषा में प्रियांशी ने समझाया है. देखो, ऐसे सारे एलिमेंट्स का सेट जो किसी ए नाम के सेट से रिलेटेड है, ऐसे सारे एलिमेंट्स का सेट जो किसी ए नाम के सेट से क्या है? रिलेटेड है, किसी स्पेसिफिक रिलेशन के तहत, उसका सेट क्या कहलाएगा? इस ए का इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा. इस ए का क्या कहलाएगा? वो इक्विवेलेंस क्लास. एग्जांपल लेते हैं अपन. एग्जांपल लेते हैं. देखो बच्चों, लेट अस सपोज एक रिलेशन है, एक सेट है a इक्वल्स टू 1, 2, 3 और इस सेट के अंदर कोई रिलेशन डिफाइन किया हमने जिसकी टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बनी 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 एंड 2, 1. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझो बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन जो है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन इज ओनली डिफाइंड इन इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस क्लास इज ओनली डिफाइंड इन इक्विवेलेंस रिलेशन. एक चीज याद रखना, जहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन है वहीं पर इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन होगी. तो रिलेशन मुझे बाय डिफॉल्ट ऐसा लेना पड़ेगा जो कि क्या हो? इक्विवेलेंस रिलेशन हो, तभी तो उसका नाम इक्विवेलेंस क्लास है. ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, आप जल्दी से देख लो ये रिलेशन है, इक्विवेलेंस है या नहीं है. देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3 है तो सारे के सारे डबलेट्स मौजूद हैं. 1, 1, 2, 2, 3, 3, दैट मींस ये रिफ्लेक्सिव है. और उल्टा फुल्टा देखो तो 1, 2 का उल्टा 2, 1 मौजूद है और बाकी सब डबलेट्स के उल्टे तो वो खुद ही होते हैं. तो ये सिमेट्रिक भी है. ट्रांजिटिव देख लो तो ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर जैसे 1, 2 है तो 2 से खत्म होने वाला 2, 1 है. 1 सेकेंड, 1, 2 है तो 2 से खत्म होने वाला 2, 1 है तो 1, 1 मिलना चाहिए. 1, 1 है यहाँ पे मौजूद. ठीक है, तो कोई इशू है नहीं. ठीक है, तो ये जो है सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. तो अगर ये तीनों है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन ही लेना पड़ेगा. अब सुनिए ध्यान से, इक्विवेलेंस रिलेशन है. अब एक तरीके से मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊं,
तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, 1 1 से रिलेटेड है और 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, आगे 1 2 से भी रिलेटेड है। में रिलेशन में तो 1 2 से रिलेटेड हो सकता है ना, 2 इमेजेस हो सकती है रिलेशन में तो, और 2 जो है 1 से रिलेटेड है। तो ये एरो डायग्राम बन गया। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज सुनो कि इक्विवेलेंस क्लास जिस एलिमेंट की निकालते हैं वो कोडोमेन से लेते हैं। वो कहां से लेते हैं? जैसे ये ए डोमेन, डोमेन तो नहीं कह सकते क्योंकि रिलेशन में अभी फिक्स नहीं होता है कि डोमेन है, पर चलो यहाँ पे 1 2 3 तीनों ऑक्यूपाई हो रहे हैं तो ये डोमेन है एक तरीके से। तो कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास बनेगी। कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास बनेगी कब? अगर रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो। फिर से सुनो, कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट की 1 की 2 की 3 की इक्विवेलेंस क्लास बनेगी। कब बनेगी? अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब कोड डोमेन में 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास भी बनेगी, 2 की भी इक्विवेलेंस क्लास बनेगी और 3 की भी इक्विवेलेंस क्लास बनेगी। ठीक है, 1 की भी इक्विवेलेंस क्लास बनेगी, 2 की भी, और इसको डिनोट ऐसे कराते हैं क्लोज ब्रेसेस के अंदर। भाई 1 की इक्विवेलेंस क्लास तो 1 और साइड में से क्लोज ब्रेसेस। अब 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या बनेगी, 2 की क्या बनेगी, 3 क्या बनेगी? देखो बेटा एक सेट बनेगी, 1 की इक्विवेलेंस क्लास एक सेट बनेगी। 1 के सारे प्री इमेजेस देखो, 1 किस किस से रिलेटेड है? देखो 1 जो है 1 से रिलेटेड है और 1 जो है 2 से रिलेटेड है, 2 ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। या फिर एरो डायग्राम से देखो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 की कौन कौन सी प्री इमेजेस बन रही है। 1 की एक तो 1 प्री इमेज बन रही है और एक 1 की 2 भी प्री इमेज बन रही है। तो 1, 2 विल बी कंसिडर्ड एज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 1 इन द कोड डोमेन ए। अब समझ में आ गया होगा ना। पहले एक बार अपन कंफ्यूज हो रहे थे कि इमेजेस का सेट होता है इक्विवेलेंस क्लास या प्री इमेजेस का सेट होता है। तो इक्विवेलेंस क्लास हमेशा प्री इमेजेस का सेट होता है। किसका सेट होता है? प्री इमेजेस। और कोड डोमेन में जितनी भी इमेजेस रखी हुई है सबका इक्विवेलेंस क्लास बनेगा, यानी सबके प्री इमेजेस का सेट बनेगा, 100% बनेगा अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन ही नहीं है तो फिर इक्विवेलेंस क्लास का सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 के देखो तो 2 की प्री इमेज केवल 2 दिखाई दे रही है। 2 की देखो प्री इमेज 2 भी दिखाई दे रही है और 2 की प्री इमेज 1 भी दिखाई दे रही है। तो वही 2, 1। अब देखो 2, 1 को मैं आइडेंटिकल सेट है ये दोनों, पहले 1 की इक्विवेलेंस क्लास और 2 की इक्विवेलेंस क्लास आइडेंटिकल है। मैं इसको फिर से ऐसे भी लिख सकता हूँ 1, 2, क्योंकि सेट जब अपन लिखते हैं तो ऑर्डर मायने नहीं रखता है। 3 की प्री इमेज केवल एक ही बन रही है 3, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास एक ऐसा सेट है जिसमें 3 ही मौजूद। तो ये तो मैंने इक्विवेलेंस क्लास बनानी सिखा दी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक लास्ट टाइम कि कोड डोमेन का हर एक एलिमेंट उठाओ और उसकी प्री इमेजेस चेक करो कौन कौन सी हैं। उसकी जितनी भी प्री इमेजेस है उनका एक सेट बना दो। दैट सेट ऑफ प्री इमेजेस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दैट एलिमेंट व्हिच इज अवेलेबल इन द कोड डोमेन ए। ठीक है ना, एक चीज ये। दूसरी चीज ये है कि अब ये हर एक एलिमेंट की प्री इमेजेस का सेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा, हमेशा बनेगा। कब बनेगा? जब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सपोज करो अभी मैं इसको हटा दूं तो आप कहोगे सर 3 की तो कोई प्री इमेज ही नहीं है तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास तो बनी नहीं। आप तो कह रहे थे कि सबकी बनेगी। तो बेटा अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं रहा, अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं रहा। 3, 3 कटते ही ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहा, रिफ्लेक्सिव नहीं रहा तो ये इक्विवेलेंस नहीं रहा। तो अगर ये इक्विवेलेंट है अगर ये इक्विवेलेंट है तो सबकी इक्विवेलेंस क्लास बनेगी, हर एक एलिमेंट की बनेगी। ऐसा नहीं कि 1 की बन रही, 2 की बन रही, 3 की, सबकी बनेगी। एक चीज ये हो गई। अब यहाँ पे इसके बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो आप ध्यान में देंगे, आपके एनसीईआरटी में भी लिखे हुए, ध्यान से देखना। जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस बनी है, जैसे 3 एलिमेंट है तो 3 बनी है, ये सारी इक्विवेलेंस क्लासेस दिखने में एक दूसरे से या तो आइडेंटिकल होगी। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? एक जैसी, जैसे कि ये दोनों आइडेंटिकल है। या फिर आइडेंटिकल नहीं होगी तो या फिर डिसजॉइंट होगी। डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है? जो अलग अलग हो, जिनमें कोई भी इंटरसेक्शन ना हो, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो आप चेक कर सकते हो कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास और 2 की इक्विवेलेंस क्लास तो आइडेंटिकल है, 2 की इक्विवेलेंस क्लास और 3 की इक्विवेलेंस क्लास डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, और 3 की इक्विवेलेंस क्लास 1 की इक्विवेलेंस क्लास अगेन डिसजॉइंट है। तो आपस में म्यूचुअली या तो ये डिसजॉइंट होंगी या आइडेंटिकल होंगी। और अगर इन तीनों का या जितने भी इक्विवेलेंस क्लास बनी सबका यूनियन कर दिया जाए तो अगेन सेट ए तैयार हो जाएगा। आप इन 3 सेट्स का यूनियन करके देखिए, किन तीनों का? 1, 2, भाई इसका
इसका अगर मैं यूनियन करूं 1,2 यूनियन, वापस ये 1,2 ही है, या 2,1 कैसे भी लिख लो, यूनियन 3, तो आंसर वापस 1,2,3 निकल के आएगा। दैट मीन्स द सेट ए जितनी भी इक्विवेलेंस क्लास है, ऐसा नहीं एक दो को छोड़ दो, फिर तो यूनियन करोगे तो शायद ना बनेगा, छोड़ दोगे तो, और सबकी बनेगी, ये चीज मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि सबकी इक्विवेलेंस क्लास बनेगी, और जो बनेगी उनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, या तो पूरा का पूरा ही चीज कॉमन होगी, या तो पूरा का पूरा सेट ही कॉमन होगा, एग्जैक्टली सेम है, ये तो एग्जैक्टली सेम है ना, एग्जैक्टली सेम है तो वैसे भी कॉमन है, और या फिर अगर एग्जैक्टली सेम नहीं है तो फिर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, जैसे कि इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें कोई, ये दोनों आइडेंटिकल है, इसमें कोई कॉमन नहीं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अलग अलग रहेंगी, आइडेंटिकल रहेंगी, दो बातें, और उनको वापस मर्ज कर दिया जाए, कलेक्शन कर दिया जाए तो वापस सेट ए कंप्लीट हो जाता है। तो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, आई होप ये सबको क्लियर होगा, तो मैं एक बार के लिए इसको डिलीट कर देता हूं। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन वी विल राइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप नोट डाउन करो। सबसे पहले देखो, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी है मैंने कि कोई भी ए नाम का सेट एलिमेंट है, उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे, ये सेट बना दिया हमने, उसमें क्या रखेंगे, उस सेट में उसमें एलिमेंट्स रखेंगे, एक्स नाम के एलिमेंट्स रखेंगे। एक्स क्या है, एक्स ऐसा एलिमेंट है कि एक्स कोमा ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में मौजूद है, एक्स एक ऐसा एलिमेंट है कि एक्स कोमा ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में मौजूद है, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे एक्स ए की प्री इमेज ही तो है, एक्स ए की क्या है बेटा, प्री इमेज ही तो है। क्लियर है? तो हमने भी क्या किया, जैसे 1,1 और 1,2 था, सॉरी 1,1 और 2,1 था, तो मैंने आपको कहा कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ, तो आप 1 के पिछले वाले एलिमेंट्स का सेट ही तो बना रहे हो, तो अगर मैं ए की इक्विवेलेंस क्लास पूछूं तो ए के पिछले वाले एलिमेंट्स का सेट देखोगे तो एक्स टाइप के एलिमेंट्स का सेट देखोगे, और वो एक्स भी उस सेट ए से बिलोंग करना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में वो एलिमेंट्स आएंगे एक्स नाम के, सच दैट एक्स कोमा ए जो है रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। और वो जो चीज मैंने आपको बताई वो नोट डाउन करके लिख लो कि इक्विवेलेंस क्लास या क्लासेस जितने भी एलिमेंट्स है सबकी बनेगी, आर ओनली डिफाइंड इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ही ये इसकी डेफिनेशन है, अदरवाइज इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं, इक्विवेलेंस क्लास की कोई डेफिनेशन ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती कोई चीज अगर रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो। अब बेस्ड ऑन दिस टॉपिक वी हैव सम रिजल्ट्स और इंटरप्रिटेशंस। देखिए ध्यान से देखना, अब ध्यान से समझना इसको, जबकि बुकिश लैंग्वेज की थोड़े से पार्ट्स हैं वो भी हमारे लिए पढ़ने जरूरी हैं। हालांकि क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस जो हैं इक्विवेलेंस क्लास के, वो तो इतनी नॉलेज से आराम से हो जाएंगे, जितनी नॉलेज अभी आपने सीखी है इस नॉलेज से वो जो क्वेश्चन से इजीली आराम से हो जाएंगे, बट जो ये नीचे के पार्ट्स हैं ये हमारे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमको पता होने जरूरी है। लेट अस सी, देखो, इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए में, मतलब ए टू ए, अगर आर एक ऐसा रिलेशन है जो कि इक्विवेलेंस भी होना चाहिए, तो वो रिलेशन आर क्या करता है, कुछ सबसेट्स तोड़ देता है। किसके? सेट ए के। भाई सेट ए में 1 2 3 थे, सेट ए में जैसे कि 1 2 3 थे, तो इसके कुछ सबसेट्स निकल के आ सकते हैं, जैसे कि A1 A2 A3 A4, कुछ सबसेट्स में ये तोड़ देता है। तो रिलेशन आर क्या करता है, इस सेट ए के कुछ सबसेट्स को तोड़ देता है, मतलब इस सेट ए को कुछ सबसेट्स में तोड़ देता है, A1 A2 A3। अब कितने तोड़ेगा कह नहीं सकते, तो अपन उसको जनरली लिख देते हैं कि आर डिवाइड्स ए इनटू सम सबसेट्स, और वो जो सबसेट्स होते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं, ये बात अभी मैंने आपको बता दी। जैसे जो इक्विवेलेंस क्लास बन रही है वो सारी डिसजॉइंट, ये सबसेट से इक्विवेलेंस क्लास है ना, तो ए आई नाम रख दिया उसका, उन सबसेट्स का नाम क्या रख दिया, ए आई। अब A1 भी हो सकता है, A2 A3 एंड सो ऑन, जितने भी हों, और इन जो सबसेट्स को नाम दिया गया है पोर्शंस ऑफ ए, ये ए के कुछ पोर्शंस है। फॉर एग्जांपल अगर ए ये अगर वेन डायग्राम में देखें, मान लो ए ये सेट है, तो जैसे रिलेशन आर आप डिफाइन करोगे ना, तो कुछ पोर्शंस टूट जाएंगे, जैसे ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, ये A1 रख दो, ये A2 रख दो, ये A3 रख दो, ये A4 रख दो, ये A5 रख दो, सारे के सारे म्यूचुअली डिस्जॉइंट है, किसी में कुछ कॉमन नहीं है, या तो पूरे के पूरे सेम है, आइडेंटिकल है, या फिर कॉमन ही, और सबको वापस मिला दें तो वापस ए बन जाएगा। तो ये रिलेशन आर क्या करता है, ए सेट को कुछ सबसेट्स में तोड़ देता है, A1 A2 A3, उनको पोर्शंस भी कहा जाता है, और ये पोर्शंस ही एक्चुअली इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। अब ये पोर्शंस क्या क्या चीजें सेटिस्फाई करेंगी, पहली चीज
all the elements of AI are related to each other and no element of AI should be related to AJ where I is not equal to J। इसको समझने के लिए वापस से मैं वो एग्जांपल पे कुछ चीजें लिख देता हूं। देखो इक्वलेंस क्लास ऑफ 1 क्या बना था, जितना मुझे याद आ रहा है, अभी हमने डिलीट कर दिया हालांकि, 1,2 बना था। और इक्वलेंस क्लास ऑफ 2 क्या बना था, ये भी 1,2 ही बना था। और इक्वलेंस क्लास ऑफ 3 क्या बना था, 3 ही बना था। और ए में क्या थे, 1 2 3 थे। तो आप ध्यान से देखो कि रिलेशन आर डिफाइन करते ही 3 सबसेट्स बन गए। ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। ठीक है, तीनों सबसेट म्यूचुअली डिसजॉइंट है। अब आप कहोगे सर ये तो डिसजॉइंट है नहीं, इनमें तो कॉमन है। तो ये तो बेटा आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। देखो वहां पे हमने क्या लिखा है कि आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे। भाई अगर मैंने A1 लिखा है तो दोबारा A1 नहीं लिख सकता, अब A2 लो। A1 लिया है तो A2 लो। अब देखो कुछ कॉमन है क्या, नहीं मिलेगा। हाँ, अब आप A1 से A1 में ही कॉमन देखोगे तो ऑब्वियसली मिलेगा ना। तो ये दोनों सेट्स अगर आइडेंटिकल हैं तो अगर मैं इसको A1 नाम रखूंगा तो इसको भी A1 ही नाम रखना पड़ेगा। तो 1 और 1 तो इक्वल हो गए ना। इसको A2 नाम रखोगे, अब देखो 1 और 2 अनइक्वल है, I इज नॉट इक्वल टू J है, तो अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर A1 से A1 में देखोगे तो फिर तो कॉमन मिलेगा। तो आप ऐसे याद रखो कि ये 3 जो सबसेट्स बने या जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो इसके ही सबसेट्स हैं, प्लस म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं या आइडेंटिकल है, और इनका यूनियन वो बन जाता है। अब वो क्या कह रहा था, 1 सेकेंड, वो क्या कह रहा था कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ AI, किसी भी पर्टिकुलर एक सबसेट को उठाओ AI नाम के, जैसे पहले वाला इक्विवेलेंस क्लास उठा लेते हैं, जैसे ये वाला इक्विवेलेंस क्लास उठा लेते हैं, इसके सारे एलिमेंट्स 1,2 हमेशा, ये अपने रिलेशन भी लिखना पड़ेगा फिर मुझे। रिलेशन में क्या थे, 1,1 2,2, जितना मुझे याद आ रहा है 3,3 और 1,2 और 2,1, ये रिलेशन था हमारा ना। आप चेक करो इस सबसेट का हर एक एलिमेंट 1 और 2 जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, और 1 2 से रिलेटेड है, एक बार नहीं, और 2 भी 1 से रिलेटेड। 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है। तो ये क्या कह रहा है कि जो भी आप एक पर्टिकुलर सबसेट उठाओ, आप चेक करो उसमें उसका हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होगा। उस मतलब उसका हर एक एलिमेंट एक दूसरे से आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा और वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में मौजूद होगा, है ना। इसको ले लो तो ये दोनों तो सेम ही है। 3 को ले लो तो 3 3 से ही बना रहा है, चेक करो। तो हर एक एलिमेंट ए का अपने आप से रिलेटेड है। और सेकेंड इंटरप्रिटेशन ये है कि किसी भी 2 इक्विवेलेंस क्लास को कंसीडर किया जाए तो इसका कोई भी एलिमेंट इस वाले किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, यानी आपस में ये क्रॉस में रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन खुद का खुद से हमेशा रिलेटेड होंगे। मतलब 1 और 2 आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, 1 और 2 आपस में रिलेटेड, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 3 से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि 3 1 से रिलेटेड है। चेक करो 2,3 3,1 1,3, ऐसा कोई भी एलिमेंट, ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में नहीं है। 2 बातें, पहली बात, आप पर्टिकुलर एक इक्विवेलेंस क्लास कंसीडर करो, जैसे 1 की इक्विवेलेंस क्लास कंसीडर कर ली तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे 1,2 है, वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, यानी उनका आपस में ऑर्डर्ड पेयर इसमें दिखाई दे रहा है। दूसरी बात कि किसी एक इक्विवेलेंस क्लास का किसी दूसरे इक्विवेलेंस क्लास से कोई लेना देना नहीं होगा, उसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। जैसे 1,3 कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा, 2,3 नहीं दिखाई दे रहा, 3,1 नहीं दिख रहा, 3,2 नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। खुद का खुद से सारे मिलेंगे, एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ये दोनों इंटरप्रिटेशन थे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एक्चुअली ये जो सबसेट्स हम बात कर रहे हैं ना, ये A1 A2 A3, यही तो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। मतलब रिलेशन आर के तहत जो वो सेट ए है वो कुछ सबसेट्स में टूट गया, वो जितने भी सबसेट्स में टूट रहा है, जितने भी सबसेट्स में टूट रहा है वो सब इक्विवेलेंस क्लासेस हैं किसी न किसी एलिमेंट की। कोई 1 की है, कोई 2 की है, कोई 3 की है, ठीक है। वो किसी न किसी की इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। और वो जो सबसेट्स टूट रहे हैं वो क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं कि उस सबसेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दूसरी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं कि कोई जितने भी सबसेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से उनका कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ऑल्सो दो तीन बातें और, ये बात पहले बता चुका हूं मैं कि ए के हर एक एलिमेंट का एक इक्विवेलेंस क्लास मौजूद होगा अगर रिलेशन इक्विवेलेंट है तो, ठीक है ना। ये बात पहले बता चुके हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन ए देयर एग्जिस्ट एन इक्विवेलेंस क्लास, एक इक्विवेलेंस क्लास मौजूद है। दूसरी चीज, क्योंकि हमने जान लिया कि ये सारे के सारे सबसेट्स, जिसमें अब मैं ब्रैकेट, अब देखो वो सबसेट्स इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, ये हमने प्रूव कर दिया। तो अब मैं सबसेट्स के आगे ब्रैकेट में लिख रहा हूं इक्विवेलेंस क्लासेस।
क्योंकि हमको पता है वो सारे के सारे सबसेट्स जो हैं, जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, वो म्यूचुअली डिसजॉइंट है, मतलब उनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है उनमें। इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि कोई भी अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास ले लो, ए आई और ए जे नाम के, उनका इंटरसेक्शन करो तो एम्प्टी सेट मिलेगा, यानी कुछ भी उनमें कॉमन नहीं मिलेगा। हाँ, अब ए आई का ए आई से ही कराओगे तो कॉमन मिलेगा, तो आइडेंटिकल मत लेना, अलग अलग लोगे अगर आप, तो फिर वो क्या नहीं मिलेगा, पाई मिलेगा, यानी कि एम्प्टी रिलेशन मिलेगा। वेयर आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे, वही साफ बात कह दी, आई और जे अलग अलग होने चाहिए, अगर आई 1 है तो जे 2 होना चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरीके से इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी की, दो इक्विवेलेंस क्लासेस में कभी भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, या तो पूरा ही आइडेंटिकल मिलेगा तो, नहीं तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज है यूनियन वाली प्रॉपर्टी की, अगर सारे इक्विवेलेंस क्लासेस को कंबाइन कर दिया जाए तो उनका जो कलेक्शन होगा, देयर कलेक्शन विल बी कंप्लीट सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स, इन सारी सबसेट्स का अगर कलेक्शन कर दिया जाए, दैट मीन्स इन सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का अगर सबसेट कलेक्शन कर दिया जाए, यूनियन कर दिया जाए, तो वापस सेट ए तैयार हो जाता है। दैट इज मैथमेटिकली लिखा हुआ है कि यूनियन ऑफ ऑल दिस ए आई टाइप्स ऑफ सबसेट्स अगेन इक्वल टू कंप्लीट सेट है। जैसे A1, A2, A3 जैसे 3 ही बने थे अब की बार, तो इसमें तो मान लो करो A4, A5, इन सब का यूनियन कर दे तो वापस सेट ए कंप्लीट हो जाएगा। यूनियन करोगे तो वापस सेट ए कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टूटा किसमें से, सेट ए में से, ही तो टूटे हैं सब सेट्स, तो वापस जब कंबाइन करेंगे तो सेट ए ही बनेगा। और जो टूटे हैं वो सब म्यूचुअली डिसजॉइंट टूटे हैं, उनमें कुछ कॉमन नहीं है, या तो आइडेंटिकल है या फिर म्यूचुअली डिसजॉइंट है। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज दैट एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस है यहाँ पे, एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस, इसको कंप्लीट कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर आइडेंटिकल और, ये तो कई बार बता दी मैंने बात, फिर भी लास्ट में पॉइंट है जिसको आप नोट डाउन करें। एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर ईदर आइडेंटिकल, कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस उठाओगे तो या तो वो आइडेंटिकल निकलेंगे, आइडेंटिकल मतलब सेम, इक्वल निकलेंगी, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, जैसे 1,2 है तो 2,1 मिल सकता है, वो आइडेंटिकल ही मानी जाएगी, या फिर आइदर आइडेंटिकल और या फिर क्या मिलेंगी, वो डिसजॉइंट मिलेंगी। इस चीज को मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। तो ये आपके यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लासेस का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। डेफिनेशन की बात करें तो किसी रिलेशन में कोडोमेन के, सबसे पहले तो इक्विवेलेंस क्लासेस कब बनेगी, इक्विवेलेंस क्लासेस जब बनेगी जब रिलेशन इक्विवेलेंट होगा। दूसरी चीज क्या बनेगी, ये तो कब बनेगी हो गया, अब क्या बनेगी, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेजेस का सेट लेना पड़ेगा, वो अलग अलग इक्विवेलेंस क्लासेस बन जाएगी, यानी अलग अलग सबसेट्स बन जाएंगे ए के, जो ओरिजिनल सेट था, और उन सबको हम क्या कहेंगे, ये सब इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, किसकी, हर एक एलिमेंट की, कोडोमेन में से ले लिया जो। ठीक है ना, ये तो होगी डेफिनेशन। अब इनके इंटरप्रिटेशन क्या है, जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस बनी वो सब म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगी, अलग अलग होंगी, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या फिर आइडेंटिकल होंगी। दूसरी चीज, जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस बनी सबको कंबाइन कर दें तो वापस सेट तैयार हो जाएगा। तीसरी चीज, जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस बनी, एक पर्टिकुलर इक्विवेलेंस क्लास को उठा लिया जाए तो उसके सारे एलिमेंट्स खुद से ही रिलेटेड होंगे। एक पर्टिकुलर इक्विवेलेंस क्लास को उठा लिया जाए तो उसके सारे एलिमेंट्स खुद से ही रिलेटेड होंगे, यानी कि उनके ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में मौजूद होंगे। लास्ट चीज ये है कि दो अगर अलग अलग इक्विवेलेंस क्लासेस को उठा लिया जाए तो इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, ना इसका इससे रिलेटेड होगा। ये सारी बातें अपने को इक्विवेलेंस क्लासेस में समझनी है। अगेन मैं कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करें तो केवल इतनी सी बात से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के प्री इमेजेस का सेट इक्विवेलेंस क्लास होती है। इस डेफिनेशन से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। अगर बात करें अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करें तो, बाकी ये जो इतनी भी चीज थी आपके नॉलेज के लिए थी, इसके ऊपर क्वेश्चन इतने ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास हमारा हो चुका है, रिलेशंस यानी कुल मिला के हमारा हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम पहले एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस देखेंगे। डाउट्स लेके आए आप, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करें और डाउट्स लेके आए, कुछ सवाल मैं पूछूंगा, कुछ सवाल आप पूछना, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज खत्म होने के बाद फिर अपन पहले फंक्शंस की थ्योरेटिकल पार्ट रिवाइज करेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि पहले टॉपिक फिर एक्सरसाइज, टॉपिक एक्सरसाइज, लाइक दिस। सो टुमारो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 1.1, आपको घर से पूरी सॉल्व करके लानी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।